तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के 2022 बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है 2022 बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हमने बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMP प्रश्न इसमें मैं लिया हूँ, जो कि हर साल के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता हुआ प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आकृति जो दिखाई दे रही है इससे प्रश्न बनना एक तय है। कह रहा प्रश्न यह है कि नीचे दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD 12 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। देखिए, ABCD एक 12 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर है। अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का ABCD एक वर्ग दिया है, और जो छायांकित भाग है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जिसमें 4 क्या है वृत्त है, ठीक है। तो चलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा मैं ओवरऑल बता दूं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, पहले हम पूरे जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देता हूं। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूंगा, तो जो ये आपका छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिंपल। तो चलिए कैसे लिखेंगे मैं बताऊं, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखना है आपको एग्जाम में कि दिया है, ठीक है। सिस्टम से लिखा जाए, ये ना कि सवाल लगाना चालू कर दे, नहीं, सिस्टम से लिखना है। दिया है, क्या दिया भाई, तो वर्ग की भुजा क्या दिया है हमको 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दे चुका हमको 12 सेंटीमीटर दे चुका है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा दिया है, तो क्या मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल आपका बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का ही स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और जब आपको भुजा ही मालूम चल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो 12 को होता है 144, 12 का वर्ग क्या होगा 144 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग कौन सा, मतलब ABCD वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया 144 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 12 सेंटीमीटर है। ये वृत्त का केंद्र है, ये भी वृत्त का केंद्र है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ पूरा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक वृत्त का तो व्यास हो गया, वृत्त का व्यास कितना है 6, वृत्त का व्यास कितना है 6, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि चूंकि प्रत्येक वृत्त का व्यास, प्रत्येक वृत्त का व्यास, प्रत्येक वृत्त का व्यास कैसे निकलेगा, तो व्यास भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तो कितना टोटल, यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कितने व्यास हो जा रहे हैं, एक व्यास इसका, एक व्यास यहाँ पे, 2 व्यास का भाग दे देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6, मतलब हमको मालूम चल जाएगा 6 सेंटीमीटर एक वृत्त का व्यास है। तो वृत्त के व्यास से मतलब नहीं होता, उसकी त्रिज्या से मतलब होता है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो चलिए त्रिज्या भी निकल जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, इसलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आसानी से निकल जाएगी। तब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो व्यास हमारा 6, तो 6 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 तिहाई 6। अब देखिए, यह एक वृत्त का त्रिज्या निकल गया, एक वृत्त का त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 को गुणा कर देंगे तो 4 वृत्त का निकल जाएगा। तो पहले निकालेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको सबको याद होना चाहिए। तो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, त्रिज्या आर, आर कितना है 3, तो 3 × 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 3 लिख के 9, 9 दूनी के 18, 9 दूनी का 18, 1 19, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल। निकालना कितना हमको, चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ पे 4 को गुणा कर देंगे तो लिखेंगे इसलिए 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, इसलिए
4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर 4 वृत्तों का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो भाई एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 198/7। तो 4 का क्या होता है 4 को गुणा कर दिया जाएगा। तो 4 को गुणा कर देंगे तो 8 चौको 32, 80 लगा 3, 9 चौको 36 और 36 और 3 39, 80 लगा 3, 4 कम 4 3 7, 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 4 वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो वर्ग दिया था वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अब लास्ट में लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है ठीक है ना, वर्ग के क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल ये ना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला भाई 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना निकल गया भाई 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो इसको हल कर देते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे एक एलसीएम कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल तो 144 में 7 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1008 आ जाएगा, माइनस 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा 792। तो 1008 में से अगर 792 घटाएं तो आ जाएगा 216 कितना आ जाएगा 7, 216 में 7 का भाग देंगे भाई तो 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है आपका आंसर। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर भी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में हल करके जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वाला प्रश्न और इस बार भी चांस है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा आने का। ठीक है, तो प्रश्न तैयार हो जाना चाहिए आपको। तो ये प्रश्न नंबर तो पहला था और हम बात करेंगे जस्ट आगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। चलिए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका त्रिभुज का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के जो वर्गों का योग है उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज में जिसके सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो। चलिए हम समचतुर्भुज एक बना लेते हैं। ठीक है, बहुत आराम से चीज़ों को समझ के जाइएगा क्योंकि प्रश्न बनना तय है आपके। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है। ठीक है, नाम दे देता हूँ इसका ए और इसका नाम दे देता हूँ बी, इसका नाम दे देता हूँ सी और इसका नाम देता हूँ डी। ठीक है, और इसके विकर्ण भी। ठीक है, तो चलिए विकर्ण हम दे देते हैं, ये इसका विकर्ण हो गया और इससे मिला दिया ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, मान लेता हूँ विकर्ण ओ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है इसको। ठीक है, और समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है और 90 अंश पे विभाजित करता है, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये आपका तो चित्र बन गया। अब यहाँ पे हल करते समय आपको जो जो चीज बनाए हैं आप जो दिए हैं उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया गया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, लिखना पड़ेगा ना। ए बी सी डी क्या है समचतुर्भुज है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उसको आराम से समझ के कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको तैयार करके जाइएगा, बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें अब समचतुर्भुज था जिसमें भुजाएं तो बराबर होंगी भाई, समचतुर्भुज भुजाएं बराबर होगा, जिसमें ए बी जो ए बी भुजा है वो बी सी के बराबर सी डी के बराबर और डी ए के बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ये चारों भुजाएं क्या है बराबर हैं क्योंकि समचतुर्भुज है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर हमको लिखना है विकर्ण भी लिखना है ना उसका, और विकर्ण जो है और विकर्ण क्या ए सी तथा बी डी, ए सी तथा बी डी यही तो विकर्ण है। ए सी तथा बी डी एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक दूसरे को बिंदुओं पर, एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ पर
समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बिंदु ओ पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये बात एकदम याद होना चाहिए। समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। यही बात लिखना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक लिख दिया आपने। इसके बाद देखिए करना क्या है आपको। अब हम एक त्रिभुज उठा लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी देखिए 90 अंश का है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी में हमें सिद्ध क्या करना है, वो तो देख ही रहे हैं आप लोग। सिद्ध करने के लिए बोला है कि समचतुर्भुज के भुजाओं, जितने भी भुजाएं हैं उस भुजाओं का अगर मैं वर्ग कर दूं तो उसके विकर्ण के वर्गों की योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी में हम देखेंगे कि कोण जो आपका ए ओ बी है वो कितना है, 90 डिग्री। मतलब ओ ए बी, ए वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का, वही लिखे हैं। त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए ओ बी क्या 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं कि ओ ए, देखिए ओ ए क्या है। अगर मैं ओ ए की बात करूं, सिर्फ ओ ए, तो मैं कह सकता हूं ओ ए को कि ये तो 1/2 है ए सी का, कह सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये आधा आधा हो जाता है, ठीक है, अर्धक में बांट देता है। नहीं कह सकता हूं कि ए सी का आधा हमारा क्या है, ओ ए है, तो ओ ए 1/2 है ए सी का, ठीक है। तथा इसी तरह ये भी हो जाएगा आपका ओ बी क्या है, ओ बी, तो वो भी भाई आधा हो जाएगा किसका, बी डी का हो जाएगा, मतलब पूरे विकर्ण का आधा हो जाएगा वो भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम लगाएंगे त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए ओ बी में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि कोई भी समकोण त्रिभुज आ जाए बिना पाइथागोरस का सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे अपना लगाएंगे। और पाइथागोरस आप लोग भी जानते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर। तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए, लंब का स्क्वायर। और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार मार के वहाँ पे ओ बी का हमारा आधार है, तो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, वैल्यू रखना है। जैसे ए बी हमने माना है, ठीक है। तो देखिए ए बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, चलिए देखिए। अच्छा एक बात बताइए आप, जब ओ ए आधा है ए सी का, ओ और ए आधा है ए सी का, तो समचतुर्भुज है, तो अगर यह विकर्ण ये वाला चीज़ इसके बराबर है, तो ये वाला चीज़ ए बी के भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, ए बी को क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए बी को लिख सकता हूँ, ये तो ए बी आधा है 1/2 ए सी का, लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ए बी जो है वो आधा 1/2 ए सी का लिख सकता हूँ मैं लोग, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, आराम से देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बी को मैं लिख दूंगा 1/2 ए सी, और इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर बराबर। अब आ गया किसकी बात, ओ ए की बात आ गया, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह समझ सकते हैं, इसको मत लीजिए, ठीक है। मैं इजीली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे करना है आपको, क्या जैसे ए बी है ना, तो ए बी को रहने दीजिए, ए बी का स्क्वायर इस तरह छोड़ दीजिए, बराबर ओ ए को हमने क्या माना, 1/2 माना है ऐसे ना, तो ओ ए को जो लिख दीजिए 1/2, क्या लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का अपने क्या माना, 1/2 बी डी माना है ना, तो 1/2 बी डी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। अब तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए बी का स्क्वायर हमने ऐसे छोड़ दिया, और ओ ए को हमने माना था 1/2 ए सी, तो हमने 1/2 ए सी का स्क्वायर कर दिया। ओ बी को हमने माना था 1/2 बी डी, तो ओ बी की जगह हमने 1/2 बी डी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको हैं। देखिए अब करना क्या है यहाँ पे, अब इसे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/4 ए सी का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 1/4 किसका, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको हैं। तो इसको हम लिख देंगे इस तरह, ए बी का स्क्वायर बराबर 1/4 कामन ले लेंगे, तो 1/4 कामन आ जाएगा, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और प्लस किसका, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 भाग में 4 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आपका
ए सी का स्क्वायर और प्लस बच जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर, यही तो बचेगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 4ab, ठीक है, कह रहा है कि 4ab। अब समझिए यहाँ पे आइए, तो देखिए ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है डी ए के, मतलब सभी बराबर है। तो अगर ए बी का स्क्वायर अगर हम क्या कर दें यार, ए बी का स्क्वायर कर देंगे तो बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4ab को इस तरह, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, 4ab को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ कि इसको मैं इस तरह लिख दूँ, ए बी का स्क्वायर है तो है, और इसको मैं बी सी का स्क्वायर कर सकता हूँ क्योंकि ये भी सबके बराबर है, तो मैं लिख दूँ बी सी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस डी ए का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 4ab है तो ए बी आपका बी सी के भी बराबर है, ए बी आपका सी डी के बराबर है, ए बी आपका डी ए के बराबर है। तो 4ab को हमने इस तरह 4 डिवाइड में बराबर कर दिया क्योंकि चारों उसके बराबर हैं। अब बराबर इधर बच गया आपका ए सी का स्क्वायर और प्लस क्या बी डी का स्क्वायर। भाई यही तो प्रूफ करना था कि समचतुर्भुज के भुजाओं, देखिए भुजाओं के वर्गों का योग, देखिए भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा उसके विकर्णों के वर्गों का योग, देखिए विकर्णों के वर्गों के योग बराबर हो गया कि नहीं, बिल्कुल यही सिद्ध करना था। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और ये चीज़ कहाँ से आया इसके लिख लीजिएगा कोष्टक में, इसलिए आया है क्योंकि ए बी जो है ना वो बी सी के बराबर है और ये भी बराबर है किसके, सी डी के, और ये भी बराबर है डी ए के। इसलिए हमने क्या किया है कि 4ab स्क्वायर को हमने इस 4 डिवाइड में लिख लिया, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रूफ हो गया कि समचतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। अतः यह प्रूफ हो गया। तो देखिए यह त्रिभुज का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनना तय, ठीक है, और 2020 में बना भी था। तो इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे तरफ बढ़ चलते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस प्रकार के जब द्विघात समीकरण आता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसको मैं हल कैसे करूं तो करूं, ठीक है। देखिए यह समीकरण आपको इस तरह दिया है द्विघात समीकरण कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2022 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण का, ठीक है, बहुत लोगों को यह प्रश्न आता ही नहीं है। तो देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, इसको हल करना है आपको, ठीक है। ये आपका द्विघाती सूत्र से हल होगा, किससे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से हल करने का मतलब कि इसको आप तुलना कीजिए किससे, द्विघात समीकरण की इक्वेशन से। तो आप इसको तुलना कर सकते हैं। तो इसको तुलना करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का यही इक्वेशन होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इससे तुलना करेंगे हम तो एक्स से एक्स मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे एक बचता है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह इस एक्स के एक्स काट दूँ तो बी बराबर आ जाएगा आपका 2b, ठीक है, और सी बराबर तो ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा कि माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, एक इसका पार्ट आ जाएगा सी का। अब ए बी सी आपका निकल गया है, तो ये द्विघाती सूत्र से हल होगा श्रीधराचार्य से। तो यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य नियम क्या होता है हमने पढ़ा चुका है बहुत अच्छे से, होता है आपका एक्स बराबर माइनस के बी फिर प्लस माइनस के फिर करड़ी में होता है आपका बी स्क्वायर और माइनस 4ac और बटे में होता है आपका 2a, ठीक है। इसी फार्मूला पे हल हो जाएगा, ठीक है। तो x के वैल्यू निकालें तो x बराबर माइनस, तो माइनस लग जाएगा, b का वैल्यू कितना दिया है 2b, तो 2b फिर प्लस और माइनस, फिर आइए करड़ी में दिया है b का स्क्वायर, b का मतलब कि 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू माइनस के a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर फिर कोष्टक बंद और बटे में हो जाएगा 2a, मतलब 1, ठीक है।
इसके बाद देखिए करना क्या हम लोगों को, इस बार हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस के 2b और प्लस माइनस, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4b का स्क्वायर, ठीक है, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 और कोष्टक में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और नीचे बटे में 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा फिर x बराबर माइनस के 2b और प्लस माइनस, ठीक है, इसको अब डिफाइन कर देते हैं तो हो जाएगा 4b स्क्वायर और प्लस 4 गुणाई में होगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में आपका 2 बच गया, ठीक है, तो माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपका x बराबर माइनस के 2b और प्लस माइनस के, और करनी बच जाएगा यहाँ पे क्या बच गया आपका 4a स्क्वायर बच गया, ठीक है, और नीचे बच गया आपका 2 बच गया। अब आ गया ये तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2b और प्लस माइनस के, ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a निकल जाएगा, और बटे में क्या बच गया 2 बच गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम x बराबर यहाँ पे कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका माइनस बी और प्लस माइनस ए बच जाएगा, और नीचे बच गया 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर बच जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस ए, तो 2 मान आ जाएगा, इसका एक बार पॉजिटिव लेने पे एक बार निगेटिव, तो 2 मान आ जाएगा, तो x बराबर एक बार पॉजिटिव लेंगे तो माइनस बी और प्लस ए, ठीक है, एक मान आ जाएगा, और x बराबर माइनस बी और माइनस यहाँ पर लूँगा तो माइनस ए, एक वैल्यू ये आ जाएगा, तो x के 2 वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है, तो यह हल निकल गया। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार का प्रश्न बना देखिए 2020 में बना था, और देखिए कितना डिफिकल्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसको सिद्धाचार्य नियम से ही हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको आना ही चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। डेली वीडियोज़ आपको देखने को हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और अच्छे से तैयारी कराई भी जा रही है हर एक सब्जेक्ट की। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।